राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हम लेकर आए हैं कांग्रेस के जो आईटी सेल है। और वह आईटी सेल किस तरीके के वीडियो एडिट करके, कहते हैं तो वॉइस ओवर करके किस तरीके से वीडियो बनाती है, और किस तरीके से जो इस समय वर्तमान में सरकार है उसको टारगेट करने का काम कर रही है। देखिए, हर कालखंड में, हर दशक में सबका अपना-अपना एक रीजन होता है। कांग्रेस किसी भी पार्टी को, विपक्ष में जो बैठी पार्टी होती है उसको गिराने का वो पूरा भरपूर कोशिश करती है। तो इस समय विपक्ष में कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं विपक्ष में। तो विपक्ष में जो बैठी हुई पार्टियाँ हैं, किस तरीके से मोदी सरकार को गिराने के लिए कौन-कौन सा हथकंडा अपना रही है, कौन-कौन सा वो तरीका अपना रही है, उस तरीके में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे को और बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी। हाँ, उनको अच्छी लग सकती है जो अभी पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे मेरे वीडियो में, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम किसके तलवे चाटते हो, तुम किसके चमचे हो। अरे भाई, हम चमचे नहीं हैं, हम तो भक्त होते हैं, हम भगवान के भक्त होते हैं, जिनको तुम लोग अंधभक्त बोलते हो। हम अंधभक्त सही, तुम्हारे जैसे चमचे और चापलूस तो नहीं न है कि हम चमचागिरी करने के चक्कर में हम सारे किसी भी विदेशी महिला को अपनी राजमाता समझ ले। और किसी भी अंध कहते हैं मंद बुद्धि बालक, जिसको कहते हैं जो 56-55 साल का बूढ़ा हो चुका है। 55 साल अगर शादी सही समय पे हो गई, तो 22-25 साल में शादी हो गई, तो आज तुम्हारे उम्र का उसका बच्चा खेल रहा होता, तो बूढ़ा आदमी है। अब बूढ़ा आदमी को तुम लोग कहते हो कि नौजवान। ये कौन सी दुनिया में तुम लोग जी रहे हो, भगवान जाने। चलो, वो सब बात अलग की बात है। चलो हम आज टॉपिक पे आते हैं, और वो टॉपिक क्या है, महंगाई। अब महंगाई पे क्या है, महंगाई पे जो वीडियो आईटी सेल ने जारी किया है, उस वीडियो को देखते हैं। वीडियो काफी दिन पहले मैं देखा था, लेकिन ये वीडियो मैं खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। लेकिन आज इस वीडियो को फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक है। ध्यान दीजिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ। 2014 के पहले सीमेंट की कीमत 195 रुपए थी, अब 410 रुपए है। स्टील की कीमत 3600 रुपए थी, अब 6500 रुपए है। रेत की 1500 रुपए की ट्रॉली आज 6000 रुपए में मिलती है। मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपए थी, अब 90,000 रुपए में मिलती है। मेडिक्लेम बीमा 1049 रुपए प्रति 1 लाख था, अब 4100 रुपए है। डिश रिचार्ज 110 रुपए था, अब 450 रुपए है। 350 रुपए का था गैस सिलेंडर, अब 1000 रुपए के आसपास है। गैस सब्सिडी 250 रुपए थी, अब 0 है। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम 100 रुपए, अब 10,000 रुपए। 60 साल में देश पर था 55,000 करोड़ का कर्ज, अब 1,08,000 करोड़ है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, अब 5,500 में बनता है। घरेलू असलाह का रिन्यूअल 1,000 रुपए में होता था, अब 6,000 रुपए में होता है। 40 करोड़ गरीबी रेखा में थे, अब 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था, अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया है। मिट्टी का तेल 20 रुपए लीटर था, अब 60 रुपए प्रति लीटर है और मिलना भी बंद हो चुका है। मोबाइल इनकमिंग फ्री था, अब इनकमिंग जारी रखने के लिए 79 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज 0 था, अब 3 बार से ज्यादा निकालने पर हर बार 105 रुपए लगते हैं। सकल घरेलू उत्पाद +11% था, अब -24% है। बेरोजगारी दर 2% थी, अब 22% से भी ज्यादा है। 7 साल बीत चुके हैं। इन कार्यों में से क्या हुआ? ना कोई अस्पताल बनाया गया, ना वाड्रा को जेल भेजा गया, ना ही हम विश्व गुरु बन पाए, ना 15 लाख प्राप्त हुए। कोई काला धन वापस नहीं आया, न दाऊद, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या या किसी एक बैंक भगोड़े को पकड़कर। इस वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि पिछले 60 सालों में हमारे देश पे जो कर्जा था वो 55,000 करोड़ का था। जो ये आंकड़ा बनाने वाले लोग हैं, ये आंकड़ा कहाँ से लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, ये नहीं पता। चलो, मोदी जी के राज में कर्जा बहुत हुआ, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो हम तो देख ही रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले हम जब कभी वाराणसी जाते थे, तो वाराणसी में वहाँ की जो
चीज़ें थी बहुत छोटी, जिसको हम कभी विश्वनाथ मंदिर देखने जाते थे या दर्शन करने जाते थे, वहाँ पर तो सकरी गलियों का वो था, बहुत बड़ा माया जाल था सकरी गलियों का, जिसको हम बनारस में बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको कि वो गलियों का शहर है। आज जब हम दोबारा वहाँ पर विजिट किए तो गलियाँ गायब हो गई, वो सारे जो आवागमन के लिए जो रास्ते थे, अब तो सीधा आपको चौक, वहाँ चौक से जो अ, गंगा का सीधा दर्शन हो जाता है, गंगा माँ का दर्शन हो जाता है। इस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हुए। और दूसरी चीज़ कि काशी के अंदर इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, रिंग रोड उधर डेवलप हो रहा है, उस साइड में इतने बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है? अगर देश में विकास नहीं होता, महँगाई दर इतनी है, तो ये विकास कहाँ से हो रहा है? अब आती है बात महँगाई की। जब हम 2003 में जब गाड़ियों में तेल भराने के लिए पहुँचते थे, तो उस समय गाड़ियों में जो तेल भरवाने का जो पेट्रोल का कीमत थी ना, वो ₹35 से ₹34 थी, प्रति लीटर। लेकिन कांग्रेस के राज में उसी टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपना शासनकाल छोड़ा था, तो क्या हुआ था कि उन्होंने जो कीमत छोड़ी थी, वो सिलेंडर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने छोड़ी थी ₹234 के आसपास। गैस सिलेंडर की कीमत बता रहा हूँ। उस समय से मैं इस वर्तमान में महँगाई की बात कर रहा हूँ, जो आज की महँगाई है। उस समय ₹234 सिलेंडर छोड़े थे। जैसे ही कांग्रेस 2004 में आई, उसके बाद एकाएक गैस सिलेंडर का रेट भागा, और इतना भागा 200 से सीधे ₹343 पहुँच गया। 343 से 200 ₹449 पहुँच गया। इतना जंप करने के पीछे कि ये 1 साल के अंदर इतना जंप किया था। लेकिन इन चमचों को नहीं दिखाई देगा, एकदम नहीं दिखाई देगा इनको। और रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े निकल के आता है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, अगर तुम लोगों के पास मोबाइल है, तो तुम खाली ये सर्च कर लेना गूगल पे कि 2003 से लेकर 2004 के बीच में कितना महंगाई दर था, और गैस की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत है, उस समय लोगों की सैलरी क्या थी। जिस समय जब मैं जॉब कर रहा था 2003 में, उस समय मेरी सैलरी थी ₹1200। ₹1200। आज मेरी सैलरी है ₹28,000। उस समय की बात कर रहा हूँ, ₹1200 से महंगाई। अगर महंगाई को देख रहे हो, तो उस समय कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस में ₹449 के सिलेंडर बता रहे हैं ना। हाँ, था। लेकिन वो गैस सिलेंडर किसके किसके पास था? सिर्फ अमीरों के पास होते थे, यानी मिडिल क्लास फैमिली जो वो अफोर्ड करे। कनेक्शन सबसे ज्यादा अगर देने की बात आई तो मोदी सरकार ने दिया। जब आपको पता है कि जब हमारे पास किसी चीज का लिमिटेड ऑप्शन होता है, अगर उसका हम बंटवारा करेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है उसका मूल्य बढ़ेगा। हमारे पास उसकी कहते हैं कि उत्पादन कम है, हम गैस बाहर से मंगाते हैं। अब बाहर से गैस मंगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो इंक्लूडिंग एसेंस होते हैं, जो उसको इंक्लूड करके बाहर से आयात होके आते हैं बाहर से, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पे पहले 4 करोड़ उपभोक्ता थे, आज हमारे देश में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, और घर घर में गैस पहुंचा है। अब 4 करोड़ लोग सिर्फ ₹449 में गैस सिलेंडर खरीद रहे, वो भी खरीदा कहाँ जाता था? घंटों घंटों लाइन लगती थी, एक एक दिन का। पता है, एक एक दिन का दिहाड़ी चला जाता था लोगों का, और उसमें मैं भुक्तभोगी हूँ। और लोग कहते हैं महंगाई बहुत है। चलो महंगाई बहुत हो सकती है, आज की डेट में महंगाई कितनी है? आज तो इतने सक्षम है कि हम तो ₹1200 का भी सिलेंडर आता है तो हम वो गर्व से भरवा लेते हैं। वो भी एक नहीं, दो दो भरवा के रख लेते हैं। लेकिन अब हमको अपना काम छोड़कर गैस सिलेंडर के पीछे भागना नहीं पड़ता है। एक दिन की दिहाड़ी मरने नहीं देते, ना एक दिन का दिहाड़ी हमारा खत्म होता है। लेकिन कांग्रेस के शासन में वो था। दूसरी चीज कि कुछ लोगों ने इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट किया है उसको देख लेते हैं। वो वीडियो के नीचे कमेंट क्या है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मैं कमेंट कर रहा हूँ, मेरा कमेंट नहीं है, ये लोगों का कमेंट है। इस कमेंट को आप जरूर देखिएगा। इस कमेंट में क्या लिखा हुआ है कि लोगों का कहना जो है वो बहुत ही स्वाभाविक है। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको भी एप्रिसिएट करते हैं। पहले नंबर आप इस कमेंट को पढ़िए। प्रशांत कुमार, नालायकों नालायकों कोई भी सामान की कीमत 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ये 100% ये बात सही है।
दूसरी चीज, और आते हैं डीडी तुलसानी करके हैं, इन्होंने लिखा अगर मोदी जी नहीं होते तो आज हम गुलामी की ओर बढ़ जाते। ये इनकी राय है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, और ये बहुत सारे लोगों की राय है। उसके बाद दुनिया में उथल पुथल हो रही है और लोग युद्ध की आग में मर रहे हैं। आप इसका एग्जाम्पल आप देख ले, रशिया यूक्रेन, इजराइल और इजराइल और फिलिस्तीन, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो युद्ध की आग में जल रहे हैं, क्योंकि उनको कब कहाँ किस तरह से उनके तरफ को हमला हो जाए या वो कब किसके ऊपर हमला कर दे, ये कोई नहीं जानता। ये आज ये हालत है पूरी दुनिया में। उसके बाद इसमें उन्होंने क्या लिखा है, कई देश कर्ज के बोझ के तले दबे पड़े हैं। उसके बाद लिखा है अंग्रेजों कोरोना में दुनिया को हिला रखा है, हिला दिया था, भारत आज भी शान से खड़ा है और मोदी जी है तो मुमकिन है। ये 100% अगर आज दूसरा कांग्रेस का, अभी आप एक चीज सोचिए, मैं इसको आपको इसको पढ़ के बताऊंगा, और पढ़ के बताने के बाद एक चीज आपको जरूर क्लियर करूंगा, कांग्रेस का जो अभी मैनिफेस्टो आया तेलंगाना में, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा सा कुछ सब्र करिए, पहले कमेंट पढ़ लेते हैं लोगों की। अब यहाँ पे लिखा है सही है, शुक्र मनाइए, फिर तो मोदी जी ही आपका अस्तित्व है। अगर मोदी जी है तो आपका अस्तित्व है, सही बात है। ये मोदी जी हैं तो आपका अस्तित्व है। अगर आप नहीं होते तो अगर हम मोदी जी हमारे बीच में नहीं होते, या हमारे लीडर नहीं होते, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो मैं एक बात कर सकता हूं कि आने वाले जो 2024 का टारगेट था ना, वो 100% आज खत्म हो जाता, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। हम रहते इस दुनिया में, लेकिन कब कहाँ किस कौन से एरिया में रहते हमको खुद पता नहीं है। उसके बाद और ईवीएम के ऊपर भी कुछ सवाल कर रहे हैं लोग। ईवीएम आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, ईवीएम को हैक कर रहे हैं, हैक हुआ है तब मोदी जीती है। एक चीज मेरे को बताओ, अगर ईवीएम हैक ही करना होता तो तीन ही राज्य क्यों हैक किया? कर्नाटका को भी हैक कर लेते, कर्नाटका में हारी ना। हिमाचल को क्यों नहीं हैक कर लेते? पंजाब को क्यों नहीं हैक कर लिया? दिल्ली को क्यों नहीं हैक कर लिया? तेलंगाना को क्यों नहीं हैक कर लिया? ये तीन ही राज्य क्यों हैक किया? हैक करने की बात आती है तो इन सारे राज्यों को भी तो हैक कर लेना चाहिए, वहां पर भी तो वोट पड़े थे। और जब जहां कांग्रेस जीतती है वहां पे ईवीएम का चड्डी धोना नहीं होता, लेकिन जहां हार जाती है वहां ईवीएम पे चड्डी धोना शुरू हो जाता है। ये इनकी राजनीति है। उसके बाद जो यहाँ पर कमेंट आया है ईवीएम के ऊपर, आईफोन हो सकता है, पीसी हैक हो सकता है, सर्वर हैक हो सकता है, बायोमेट्रिक हैक हो सकते हैं, एंड्रॉयड फोन हैक हो सकते हैं, बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, लेकिन ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती। यह राजनीति है। मेरे को एक चीज बताओ, ये जितने डिवाइस है आपके घर में, फ्रिज है? फ्रिज है? फ्रिज क्या है? क्या उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो उसमें ब्लूटूथ, इंटरनेट या कोई ऐसी चीज है जिससे लगा करके आप दरवाजा खोल सको और दरवाजे खोल करके आप किसी सामान को चुरा लो? सोचने वाली बात है। जब आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने, जो चुनाव आयोग है, बहुत सारी कंपनियों को चैलेंज किया था और बोला था कि आकर जितनी भी पार्टियां आज ईवीएम पर मुद्दा बना रही हैं, आओ मेरे सामने हैक करके दिखाओ। लेकिन वहां पर कोई भी पार्टी का नेता नहीं गया, क्योंकि जानते हैं कि अगर वहां गए तो जो लताड़ पड़ेगी वो पड़ेगी भी और बेइज्जती अलग से होगी। अब इन्होंने जो पोस्ट किया, आईफोन हैक हो सकता है, क्यों? 100% हो सकता है, क्योंकि उसमें इंटरनेट है, उसमें ब्लूटूथ है, वह डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। और जिस डिवाइस को वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाए वो डिवाइस कभी हैक नहीं हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं, डाटा ट्रांसफर के बारे में जानते हैं, तो आप इसको भी जानते होंगे। वो डाटा सिर्फ उसमें ही ट्रांसफर हो सकते हैं जिससे वो जुड़ा हो। अगर ब्लूटूथ नहीं है, उसमें अदर कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें वाईफाई नहीं है, उसमें इंटरनेट नहीं है, तो वो डिवाइस कभी भी हैक हो ही नहीं सकता। तीसरी कोई पार्टी इसको हैक ही नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी इसमें कोई रोल ही नहीं है। और उसके बाद इन्होंने पीसी हैक हो सकता है, ये भी इंटरनेट से चलता है, वाईफाई से चलता है। सर्वर हैक हो सकता है, वो भी इंटरनेट और सर्वर से चलता है, इंटरनेट के अलावा उसका कोई रोल नहीं होता। बायोमेट्रिक, वो भी किसी डिवाइस से जुड़ता है, वो भी इंटरनेट से जुड़ा होता है। उसके बाद एंड्रॉइड फोन, वो भी इंटरनेट और ब्लूटूथ से जुड़ा होता है।
सुनिए, मेरी जो इसमें पोस्ट लिखा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है आर साहू, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद बैंक अकाउंट हो हैक हो सकता है। बैंक अकाउंट भी हैक हो, क्योंकि वो इंटरनेट और ब्लूटूथ से चलने वाला सिस्टम होता है, क्योंकि वो सर्वर से चलता है, उसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो हैक हो सकता है। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हैक हो सकता है। उसके बाद लेकिन ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती, यही राजनीति है। और ये बात सही है कि ईवीएम को बनाने वाली जो कंपनियां है, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी जापानीज कंपनी जिसने भी बनाई है। जापान में बहुत से लोग बोलते हैं कि वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, 100% होते होंगे। वहाँ की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या के आधार पे देखें तो भारत के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी कंट्री नहीं, बता दो मेरे को कोई। सारे जगह होते हैं, लेकिन वहाँ की आबादी कितनी है? कहीं किसी की 2 करोड़ है, तो किसी के 3 करोड़ है, किसी के 95 लाख है, तो किसी के 80 लाख है, तो किसी कुछ है। वहां पे हो सकता है जहां पे आबादी ही 140 करोड़ हो, तो कैसे हो सकता है? आंकड़ा बताओ। पहली नंबर, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो बैलेट पेपर से चुनाव होने के नुकसान बता दे रहा हूं। अभी बंगाल में चुनाव हुआ था, जो वहां का प्रधानी चुनाव था, उसको ग्रामीण चुनाव क्या बोलते हैं उसको, चुनाव हुआ था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा? बूथ कैप्चर कर लिया गया था, पूरी की पूरी मत पेटी उठा ली गई थी। और उसके बाद इसी के ऊपर भी आ रहा हूं, तो बूथ कैप्चर करने का, ईवीएम हैक करने का वो अलग मुद्दा है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा, तो जहां पर जिस पार्टी के कार्यकर्ता दबंग होंगे, क्या आपको लगता है कि वो बूथ कैप्चरिंग करके आपको जीतने देंगे दोबारा? वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है क्या? ये राजनीति पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई क्या चाहते हैं? वो हमारे देश को, या हमारे देश में बैठे हुए जो विपक्ष में नेता गण हैं, क्या वो आपको जीतने देंगे? एक आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा ना, तो उसको भी हराने की मानदा रखते हैं बूथ कैप्चरिंग करके। बंगाल चुनाव में ये दृश्य देखा गया है, और वहां पे कितने लोग मारे गए हैं इसका भी अंदाजा आप लोगों को नहीं है। चलो, वो अलग विषय है, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। पहले कमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ कमेंट आता है। इसमें लिखा है इन्होंने कि 2014 से पहले जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही कर देते हैं। चलो, इन्होंने भाई ने बहुत सही किया। 2014 से पहले जितनी सैलरी आपको मिलती थी, जो लोग महंगाई के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको एक ही जवाब है, आपको सिलेंडर सस्ता चाहिए, सारा चीज सस्ता चाहिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीमेंट भी सस्ता है। 2014 से पहले जितनी सैलरी मिलती थी उतनी सैलरी कर देते हैं, और उतनी ही आपको वो कर देते हैं। कर पाएंगे? करा पाएंगे? किसी का उस समय, किसी का 4,000 तनख्वाह था, किसी का 3,000 तनख्वाह था, किसी का 5,000 तनख्वाह था, किसी का कुछ तनख्वाह था। ऐसे ऐसे लोगों की सैलरी थी। अगर उस टाइम अगर उतना कर दिया जाए ना, तो आज फिर ये चड्डी धोना शुरू कर देंगे सब, फिर परेशान हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ये अश्विनी कुमार, इन्होंने कुछ कमेंट किया है यहाँ पर। लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ की जनता से 10-10 केजी अनाज और 500 रुपए में बिकी हुई है, खातों में पैसे भेज भेज कर जनता को वोट खरीदा जा रहा है। अब कहाँ खरीदा, किसने खरीदा, क्यों खरीदा, वो राजनीति पार्टियां समझे, उससे कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो भाई ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, इसका कोई किसी पार्टी से, किसी पक्ष से, किसी राजनेता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं अपनी राय रख रहा हूँ, लोगों का कमेंट मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, बस इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे लिखा है, जनता यही की घूस लेकर वोट करेगी तो क्या देश के राजनेता लुटेरा ही लूटेंगे नहीं? और जब जनता ही अपने देश के लिए ईमानदार नहीं है, तो सरकार कहाँ से ईमानदार होगी? ये भी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पार्टी करेंगे, जीत जाएंगे तो तुमको ये देंगे, वो देंगे। अब जीतने से पहले ही बहुत सारे लोग मुर्गा, दारू, क्या क्या, हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, और बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर आपको देखने को मिले होंगे कि जो भी वहां पर नेता खड़ा होता है, जो प्रधान खड़ा होता है, जो भी वहां पर कैंडिडेट खड़ा होता है, उसका एक ही चीज होता है कि पहले जीतने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को खूब सेवा करता है, और लोगों में इस कदर से पैसे बर्बाद करता है, जिससे लगता है कि वो चुनाव नहीं कोई ओलंपिक जीत कर आया हो, इस कदर वो पैसा बर्बाद करता है। और हारने के बाद क्या हाल होता है वो आप लोग भी जानते हो। उसके बाद कुछ कुछ और पॉइंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। इन्होंने राजवीर धीर करके है,
राजीव धीर करके, इन्होंने कमेंट में लिखा है एक बहुत अच्छी बात लिखी है, देश के टुकड़े हुए किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। उसके बाद तुष्टीकरण हुआ किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। साहबानों के मामले न्यायालय के फैसले को भी पलट दिया गया किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। उसके बाद बलिदानों को व्यर्थ किया किसके नाम पे? बंटवारे के नाम पे। उसके बाद बंटवारा क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? जिम्मेदार पार्टी बताए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कमेंट लिखा है, जिसने लिखा है मैंने नाम बता दिया आपको, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 2014 से लोगों की सैलरी कितनी थी। 2014 में लोगों की सैलरी कितनी थी, ये भारत व्यास करके इन्होंने यहाँ पर लिखा है, और इनका एक कमेंट है, लिखा है 2014 में लोगों की सैलरी 10,000 से आसान। मैंने बोला मैंने तो 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं थी। अगर उतनी सैलरी कर दी जाए, महंगाई कम कर दी जाए, संभाल लेंगे आप लोग। जो सबसे हाईएस्ट हुआ करते थे, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा 10,000 उस समय मानी जाती है, 10,000 है तो बहुत है, और अच्छी खासी वो लाइफ जी रहे थे, जिसको मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, उसमें से हम भी आते हैं। उसके बाद लिखा है 2023 से 2023 में वही सैलरी बढ़ के 25,000 हो गई। मैंने आपको बताया ना कि उस समय में 1,200 रुपये सैलरी पाता था, आज 28,000 पा रहा हूँ 2023 में, इस समय 28,000 सैलरी है। आप सोचो कहाँ से कल्पना कर सकते हो, किन इन चंपुओं के बहकाव में आकर के आप अपना तो अपने देश का बेड़ा गर्क करने को। राजनीतिक पार्टियां किसी की नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, किसी की नहीं होती, किसी की होती ही नहीं। आज अगर वो जीत जाती है तो अगर आप उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे तो आप ही को सबसे अंदर पहले जेल में डालेगी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, किसी पार्टी के समक्ष नहीं बोलता, लेकिन जो बात है सही बोलता हूँ। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था, वो वीडियो क्या है, वो वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। उस वीडियो में रेणुका चौधरी बहुत ही अच्छी प्रवक्ता थी कांग्रेस की, और कुछ दिन पहले उनका एक कमेंट आया, कमेंट नहीं सॉरी वीडियो आया। उस वीडियो में उन्होंने क्या बोला कि तुम इतने गरीब हो कि 1,900 रुपये का सिलेंडर नहीं भरवा सकते। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रेणुका चौधरी का है। और आइए इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दिल्ली में अशोकनगर में मनोज झा के नाम के एक आदमी ने सुसाइड किया है। उसने लिखा है कि चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि मैं अपने परिवार को अब भरण पोषण नहीं कर सकता। इसके कुछ दिन पहले उसके भाई संतोष झा ने सुसाइड किया था। किसान लोग कर्ज से मर रहे थे। क्या आपकी सरकार की लगातार महंगाई है, हम कुछ दिनों में आम आदमियों की इस तरह की सुसाइड और देखेंगे? क्या बातें करते हैं आप? महंगाई की वजह से सुसाइड करने से महंगाई घट जाएगी, हट जाएगी? पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर ऐसे सोचते हैं और आप सवाल भी करते हैं तो फिर आम जनता को हम कैसे समझाएं? महंगाई यहां बढ़ी है। जरा एक बार आपका नजर घुमा के देखिए कि इस देश के इर्द गिर्द में क्या हालात है। इसी पे हम कदम उठा रहे हैं रिफॉर्म्स के, कि इस महंगाई को हम लगाम पे लाएं, काबू में लाएं और आम इंसान को हम दें। तो हम ये नहीं चाहते हैं सुसाइड करे या कुछ भी करे, आपको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता रेणुका चौधरी महंगाई पर पूछे गए एक सवाल पर भड़क उठी। नौबत ये आ गई कि जवाब फीके लगने लगे, और जब महंगाई पर नया सवाल आया तो वो ऐसा बिखरी कि जल्दी संभल नहीं सकी। 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, यूपीए 2 की तीसरी सालगिरह की दावत में लाखों रुपए उड़ाने पर भी वो इसी तरह बिफर पड़ी थी। सवाल था, एक प्लेट पर 8,000 रुपए क्यों खर्च किए गए? शादियां भी करना बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। चलो घर में बैठ के रोज मातम शुरू करें, भोजन बंद करें और हम देखें कि कितना बचत हो सकता है। कैसा करें, आपका सलाह दीजिए। तो विलायत से हमें मिलने लोग आते हैं, उनको हम बस बंद कर देंगे। अगर हम कल से आपका यहाँ आना और आपका चाय पीना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में इन्होंने क्या बोला कि आप
इतने गरीब हैं कि 900 रुपये का गैस नहीं भरवा सकते। ये रेणुका चौधरी का बयान है और भी एबीपी न्यूज का है। कब का बयान है पता है? ये 2013 का बयान है। और उस समय सरकार में कांग्रेसी थी और उस समय किसी पत्रकार ने पूछा कि 400 का सिलेंडर 900 में हो गया तो उस पर किस तरीके से भड़की है रेणुका चौधरी। आप लोगों को अंदाजा है? आज मोदी जी के ऊपर इतने सारे ब्लेम लगाते हैं कि मोदी जी ने 400 का सिलेंडर 1800 में कर दिया या 1200 में कर दिया, 2000 में कर दिया। किया है तो उसने कितना काम किया ये सोचा कभी तुमने? कितने लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया? 8 से 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया है। और जब इतने लोग किसी भी एक चीज के ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या लगता है उसका रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फिर भी उसके हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। कांग्रेस के समय में सिर्फ मात्र 4 करोड़ लोग यूजर थे गैस कनेक्शन के। अभी कौन थे? जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जिनके पास जो 10-20 हजार 50 हजार रुपये जो महीने कमाते थे, जो व्यापार करते थे, जो अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास हुआ करता था गैस कनेक्शन। बाकी लोग तो धुएं में मरते थे। कंडा गोहरी से ही लोग अपना चूल्हा जलाते थे। अगर उनके घर में कोई मेहमान चला जाता था तो एक कप चाय बनाने के लिए उनको चूल्हा जलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये अंदाजा है कभी कांग्रेसियों को, चमचों को उन? और रही बात विकास की, तो विकास तो मेरे को समझ में आ रहा है, उन अनभक्तों को भी समझ में आ रहा है जो मोदी के भक्त बने हुए हैं। मोदी जी की भक्ति ऐसी नहीं होती। किसी भी भगवान का भक्त ऐसे कोई नहीं बनता। जब उनके कार्य, उनके नाम, उनके गुणगान, उनकी शक्ति जब उनको दिखती है, उनको महसूस होती है, तब उस भगवान का भक्त होता है कोई। ऐसे तो कोई नहीं होता। अभी कुछ सालों पहले, अभी 60 साल 55 साल पूरा कांग्रेस ने राज किया भारत देश में। पहले तो कांग्रेस के लोग भक्त हुआ करते थे। पूरी की पूरी पीढ़ी चली आती थी देने के लिए कि हाँ हम तो कांग्रेसी हैं, हम जब से आए हैं तब से कांग्रेस को वोट देंगे, हमेशा उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता। ये मैं नहीं कहता, कि किसी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि समय बदलते कभी देर नहीं लगता। जब देर हो जाती है ना तो कहानी खत्म। बाकी बात, कुछ लोग कमेंट मेरे वीडियो में भी कमेंट करते हैं कि तुम तो तलवे चाटते हो, तुम किसके तलवे चाटते हो। और अभी पिछला वीडियो मैंने प्रज्ञा जी के ऊपर बनाया था, प्रज्ञा मिश्रा, उनके कुछ यूजर थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पब्लिक को कुत्ता बोला था। जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं उनको कुत्ता बोला। उनकी औकात नहीं है प्रज्ञा मिश्रा। अरे प्रज्ञा मिश्रा किस तरह की कंटेंट बनाती है कभी तुमने देखा है? एक तरफा रिपोर्टिंग करती है। वो किसकी करती है? मोदी जी की बुराई करना और कांग्रेस की चापलूसी करना। अरे तुमको पत्रकारिता करना है तो अच्छे ढंग से करो ना, दोनों तरह की, उनकी भी बुराई करो, इनकी बुराई करो। किसने किसको मना किया है? सवाल करना मोदी जी के खिलाफ होगा तो अपने अंदर इतने, किसी के पिछवाड़े में इतनी ताकत नहीं है कि मोदी जी के सामने जाकर बोल दे। एक कैमरा, जेफ क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब के मालिक लैरी पेज है गूगल का मालिक। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया गूगल से निकला यूट्यूब पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है कि अब आप लोग इस पे जो हगना चाहते हो हगो, जो मूतना चाहते हो मूतो, कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिसको गाली देना वो, जिसको तुमको जो कहना कहो, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे गाली किसको दे रही हो? किसको देना है, किसको लेना है, क्या मतलब है? अरे साफ सुथरा काम करो, लोगों को गलत डायरेक्शन में मत है। पार्टी का काम है जीतना हारना। 2 पहलवान लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, ये 100% तय है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में? मैंने अगर कुछ लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोला है या कुछ आपको उचित लगे कि यहाँ पर आपने कुछ गलत, इंटरप्ट जरूर करिएगा। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करता। और रही बात, इस वीडियो को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से अगली बार रिप्रेजेंट करूंगा। बाकी अब तक
जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो भी कमेंट किया है वो अलग विषय है। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो सच में दोस्तों आप लोग लाइक जरूर किया करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।